हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव। ए ऑप्शन है एस्टाटीन, बी है फ्रेंसियम, सी है ट्रिटियम एंड डी है जिरकोनियम। बहुत ही इजी क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। अच्छा, लास्ट में आपने मुझे बताना है आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी, जिरकोनियम। अब देखिए, जिरकोनियम एक तरह का नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों हम इसको कंसिडर करते हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्ट करता है आयरन की तरह, या ऐसे समझ लो एक ऐसा मेटल है जो एक्ट करता है आयरन की तरह। ठीक है जी। और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये भी पूछ लिया जाता है 40। एंड देन ट्रिटियम का तो आपको पता ही है 1। एंड फ्रेंसियम का कितना होता है 87। और एस्टाटीन का होता है 85। ठीक है जी। और एक तरह से अगर हम रेडियो एक्टिव की डेफिनेशन कंसीडर करें, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस एलिमेंट एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट एमिट सर्टेन इनविजिबल रेज बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, और इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ये भी। असर्शन दे रखी है, रीजन दे रखी है, एक बार देख लेते हैं। असर्शन है केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, एंड रीजन क्या है इसका, एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। अब देखिए, अगर आपने केमिस्ट्री को बहुत ही बेसिक से पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लेंगे विद इन 2 सेकेंड्स। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ए। यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स हैव हाई किनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली। अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर से, तो मूवमेंट ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसी वजह से जो हाई मॉलिक्यूल हैं उनमें कोलिजन के चांस बढ़ जाएंगे और कम्बिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने प्रीवियस सेशन में भी 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है जी। और इस सेशन में भी हम मान लो कि 15 क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा कोई डाउट आता है, और प्रीवियस सेशन के भी जो डाउट्स थे वो हम इसी वीक साइंस का जो हमारा सेकेंड सेशन आएगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चन मिनिमम डिस्कस करेंगे। वैसे मेरा प्लान है 50 क्वेश्चन डिस्कस करने का, देखते हैं जैसे ही होगा। 25 तो मिनिमम है ही, नहीं तो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर आपके डाउट्स भी मैं कंसिडर करूँगा जो प्रीवियस सेशन के थे, और अगर मान लो इस सेशन में भी अगर आपका कोई डाउट रहता है। ठीक है जी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। असर्शन क्या है, ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरी कंटेन ग्लाइसिन, सेराइन एंड टायरोसिन। ठीक है जी। रीजन क्या है इसका, एसेंशियल अमीनो एसिड कांट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। देखिए, इसमें असर्शन क्या है, फॉल्स है, लेकिन रीजन सही है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है बेसिकली, ये हम फूड से लेते हैं और ये एक तरह से सिंथेसाइज नहीं करता हमारी बॉडी में। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नीड नॉट बी सप्लाइड इन द डाइट। ठीक है जी। वो हमारी डाइट में ऐसा उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और जो ग्लिसिन, सेरीन एंड टायरोसिन है, ये एक तरह के क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। बाकी यहाँ पर आपको डिटेल में ऐसा जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है जी। एक बार इसको रीड आउट कर लेना, जैसे ही मैं PDF शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल इज ऑफ्टन फाउंड इन बॉटल्स ऑफ मेडिसिन इन टैबलेट और पाउडर फॉर्म बिकम सिलिका जेल। अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था, हमने 15 क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे वो एप्लीकेशन बेस्ड थे, मतलब बहुत ही नॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ में साइंस एक तरह से हमें देखने को मिलती है, वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है जी। डेट्स वाई मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि भी रिसेंटली EPFO का आपका एग्ज़ाम है और भी SSC के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एंड देन स्टेट में भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। लाइक जैसे हरियाणा में एग्ज़ाम्स हैं और पंजाब में तो एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। हरियाणा में तो दिसंबर के नियर अबाउट हैं, अक्टूबर में एग्ज़ाम है। ऐसे उन एग्ज़ाम्स में आपको डेफिनेटली इस सीरीज़ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, एक बार देख लेते हैं कि स्मॉल पाउच क्यों हमें देखने को मिलता है जब भी हम मेडिसिन लेकर आते हैं, और उसमें ऐसा कोई हमें बॉटल की फॉर्म में अगर मेडिसिन लेकर आते हैं और उसमें टैबलेट्स होती है, तो एक स्मॉल पाउच क्यों होता है। ए ऑप्शन है किल्स बैक्टीरिया, बी किल्स जर्म्स एंड स्पोर्स, सी ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड डी ऑब्जर्व ऑल गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द बॉटल। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका।
और डेफिनेटली डेली लाइफ से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर तो हमें पता ही होगा। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑब्जर्व मॉइस्चर। जो हमें सिलिका जेल देखने को मिलता है वो क्या करता है, जो बॉटल होती है मेडिसिन की उसमें से सारा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है और मेडिसिन को बचा के रखता है, मेडिसिन को खराब नहीं होने देता। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसको देख लेना। बाकी जितना मैंने आपको बताया इतना मोर देन इनफ है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। फाइटोट्रॉन इज़ अ फैसिलिटी टू। फाइटोट्रॉन की जो फैसिलिटी है वो हम क्यों किस लिए प्रोवाइड करते हैं? ए ऑप्शन है ग्रो प्लांट्स अंडर डिसीज फ्री कंडीशन, बी कंजर्व एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, सी ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, एंड डी इंड्यूस म्यूटेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे यूपीएससी के जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, जैसे ईपीएफओ, यूपीएससी, इवन यूपीपीएससी, ठीक है जी, और हरियाणा सिविल सर्विस, ठीक है जी, एंड पंजाब सिविल सर्विस, जितने भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिए हुए हैं और 2 क्वेश्चन एसएससी से भी हैं। ठीक है जी, तो एक तरह से आपको क्वेश्चंस का लेवल देखकर पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से एग्ज़ाम से लिए गए हैं। ठीक है जी, वैसे मैं नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा उसमें मैं साइड में आपको बता दिया करूँगा कि ये कौन सा जो क्वेश्चन है कौन से मतलब आपको ईयर से देखने को मिलता है यूपीएससी का या फिर यूपीपीएससी का, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उससे हमें बहुत कुछ आइडिया लगता है। ठीक है जी, चलिए अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सी, ग्रो प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है जी, अब देखिए जो फाइटोट्रॉन है ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्रोथ चैम्बर्स और एक तरह से ग्रीन हाउसेज आर ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर अगर हमें देखने को मिलता है उसमें भी हम लोग प्लांट की ग्रो कर पाते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में। ठीक है जी, एंड इट इज़ यूज फॉर स्टडिंग इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड द एनवायरनमेंट। आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि एनवायरनमेंट एंड प्लांट का जो एक तरह से रिलेशन है और इंटरेक्शन है उसको भी हम इसके प्रोसेस के थ्रू स्टडी कर पाते हैं। ठीक है जी, बाकी अगेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, जैसी पीडीएफ आपको मिलेगी एक बार इसको रीड आउट करना। ठीक है जी, अगर कोई डाउट है देन हम उसको डिस्कस तो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, सेकेंड एक्सरे टेक्नीशियंस, सी कोल माइनर, एंड डी डायर एंड पेंटर। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बी। यहाँ पर रिसर्चर यूजिंग कार्बन 14 एलिमेंट, जब मान लीजिए कोई एसएच आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले कार्बन 14 एलिमेंट को यूज़ करते हैं। 1921 में हमें पता लगा था इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट के बारे में, और ये हमने कैसे पता लगाया था कि ये जो सिविलाइजेशन है इसका जो एक्चुअली में टाइम पीरियड है वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। वो हमें इसी एलिमेंट के थ्रू पता लगता है। ये ऐसा कोई भी हमें सामान मिलता है तो हम ये पता लगा पाते हैं कि ये इस राजा महाराजा के समय का है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क है इसमें। और उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी कहीं ना कहीं एक रिस्क झेलते हैं लाइफ में। और कोल माइनर, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए, एक्सरे कैन डैमेज द सेल एंड टिश्यूज एंड फाइनली कॉज म्यूटेशन, इवन एक्सेसिव डोज बम्स द सेल एंड लीड टू कैंसर। ठीक है जी, तभी कहा जाता है कि जो एक्सरे मशीन है उसको हमें थोड़ा सा उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है जी, रिसर्चर यूजिंग C14 आइसोटोप, C14 बोले तो यार कार्बन 14 बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, कोल माइनर टू एक्सपोज द रेडिएशन रिलीज इन लेस कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली विल लीड टू म्यूटेशन इन देयर सेल डीएनए। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। ए ऑप्शन है बोरॉन, बी है जिंक, सी है सोडियम एंड डी है कॉपर। अब देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें कौन कौन से एसेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। अब इसमें बोरॉन बिल्कुल सही है, जिंक बिल्कुल सही है, कॉपर भी बिल्कुल सही है, लेकिन सोडियम की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन हमारे पास
क्लोरीन होता है, ठीक है जी। निकल भी अभी हमने रिसेंटली इसको ऐड किया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में, ठीक है जी। देन मैग्नाइज है जिसको हम Mn से डिनोट करते हैं, और उसके बाद एक एमओ होता है, एमओ को हम मॉलिबिडियम बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मोलिब्डिनियम बोलते हैं हम इसको, एमओ को मोलिब्डियम, ठीक है जी। ये सभी के सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वो अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद हिज सन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से साइंटिस्ट ने अपना जो नोबेल प्राइज है वो शेयर किया था सन के साथ, ठीक है जी। ये एक ही बार हुआ है लाइफ में, और जो ये सन है ये अभी तक की यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, बी है एल्बर्ट आइंस्टीन, सी है एनरिको, डी है विलियम हेनरी ब्रैग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका सही आंसर है डी, विलियम हेनरी ब्रैग। अब विलियम हेनरी ब्रैग एंड इनके जो सन है इनका नाम है सर विलियम लॉरेंस ब्रैग। इन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1915, और ये मात्र जो सर विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं ये सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है जी। मतलब उस समय जब इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ड्राई सेल, जिसको हम एक तरह से बैटरी भी बोल देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट को किस तरह से हम समझेंगे, अभी हम पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एंड बी सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, एंड सी मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, एंड डी एमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में ना हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। अब मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब अगर मैं इस टॉपिक को काफ़ी टाइम के लिए ना पढ़ता तो मुझे डाउट होता ए और डी में, ठीक है जी। बी और सी तो यहाँ पर हो ही नहीं सकते, इनका तो कोई ऐसा चांस ही नहीं है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब जिंक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन में। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है जी। लिक्विड विच अलाउ टू करंट पास थ्रू दम देन डिसोसिएट्स इनटू आयंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है जी। और इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का हम कंडक्टर में यूज़ करते हैं जो कॉन्टैक्ट बनाता है नॉन मेटेलिक पार्ट के साथ, ठीक है जी। और उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है जी। और जो ड्राई सेल होता है, जैसे हम यूज़ करते हैं टॉर्च वगैरह में, और वो ड्राई सेल का जो मेनली सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है जी, वो एक तरह से उसके ऊपर पेस्ट होता है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। और वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, जिंक कार्बन सेल, ठीक है, जो उसमें पेस्ट किया जाता है, ठीक है जी। और ड्राई सेल में जैसे जिंक होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। जब इनको हम एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है जी। जब कार्बन रोड हम कंटेक्ट में लेकर आते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट के, तो यहाँ पर बेसिकली हमें कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं देखने को मिलता, और इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट कलेक्टर बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़े से डाउट्स आ रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, और ये क्या ही है बेसिकली सेल का कंसेप्ट। देखो केमिस्ट्री में हम नेक्स्ट EPFO के एग्ज़ाम्स के बाद जो आपके टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर आपको बिल्कुल एक क्लियरली समझ में आएगा एक्चुअली में ड्राई सेल का कंसेप्ट क्या है। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी के लिए जस्ट आप इतना समझिए कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो हम यूज़ करते हैं ड्राई सेल में, वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप बताइएगा, मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझा दूंगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रोटेशन ऑफ अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और इसमें तो हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन है पीरियोडिक मोशन एंड बी है सर्कुलर मोशन। अब देखिए हमारी जो अर्थ है, आप यहाँ पर कंसेप्ट को समझिएगा, अर्थ हमारी रिपीट करती है 24 आवर्स में, मतलब अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। तो इट मीन्स वो पीरियोडिक मोशन तो कहीं ना कहीं उसमें कंसिडर हो रहा है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट कर रही है एक प्रॉपर मोशन को, ठीक है जी। तो पीरियोडिक मोशन तो अर्थ में होता ही होता है। और उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ हमने देखा पीरियोडिक है, लेकिन हम सेम टाइम में देखते हैं जो अर्थ है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है सन के अराउंड। तो यहाँ पर हमें सर्कुलर मोशन भी देखने को मिलता है। तो पीरियोडिक मोशन भी है, सर्कुलर मोशन भी है, दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ बल्ब इट गिव्स ऑफ।
जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं बल्ब में तो हमें क्या देखने को मिलता है? साउंड, क्या कोई साउंड बस्ट होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी, ये सेकंड और ये प्लीज़ ऐसे थर्ड यहाँ कंसिडर कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड हीट। बहुत ही सिंपल, अगेन इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है जी, तो आपका सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपने देखा होगा बल्ब को। ठीक है जी। अब जब उसको हम कनेक्ट करते हैं सेल के साथ, तो उसमें मतलब सेल के साथ या फिर वायर को हम इस तरह से पास करके फिर सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने लग जाता है और फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो हमें जलता हुआ दिखता है। जब फिलामेंट जलता है तो उसके बाद फिलामेंट थोड़े समय के बाद हीट अप सा हो जाता है। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम देखते हुए यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है उसके बाद थोड़ा सा जो हमारा बल्ब होता है वो हीटअप हो जाता है, मतलब जो उसमें फिलामेंट होता है वो हीटअप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड एंड डी ऑप्शन बिल्कुल आपका, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज। अब आप मान लो कि आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट में खड़े हो, ठीक है जी, और आप स्पेस की तरफ जा रहे हो, तो आपका वेट कैसा होगा? ए ऑप्शन है 0 एट दैट प्लेस, बी इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून, सी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड डी नॉन अफेक्टिव ड्यू टू पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ द सैटेलाइट। अब आपके माइंड में जो डाउट आ रहा होगा वो दो ऑप्शन को लेकर डाउट आ रहा होगा, या तो ए या फिर डी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा हुआ है इसको देखिए। ठीक है जी, अ मैन इनसाइड आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, तो इसका जो सेंस बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 0 एट दैट प्लेस। ठीक है जी, मतलब जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ होता है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हमारी बॉडी ऊपर की ओर मतलब मूव होती रहती है। ठीक है जी, और एक टाइम ऐसा आता है स्पेस में कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाता है और हमारी बॉडी का कोई वेट ही नहीं रहता। ठीक है जी, चलिए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ। आप कभी भी कोई स्टोन को फेंकिएगा, बचपन में हम फेंकते ही होते थे, है ना, किसी के घर में फेंक देते थे, है ना, बट चलिए अभी नहीं फेंकना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें कंसिडर करना है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ हाउस टुवर्ड्स ग्राउंड, when will be kinetic energy of stone maximum। अब kinetic energy कब मैक्सिमम होगी? ए ऑप्शन है जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप्स, बी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, सी जस्ट आफ्टर टचिंग द ग्राउंड, एंड डी आफ्टर कवरिंग द हाफ डिस्टेंस। अब देखो, ए ऑप्शन का तो कोई सेंस नहीं बन रहा कि ड्रॉप होने के बाद जब तब जाके हमें पता लगेगा किनेटिक एनर्जी स्टोन की मैक्सिमम है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या है कि जब बिल्कुल थोड़ा सा आपका डिस्टेंस रह जाएगा तब जाके जो किनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, मान लो कि ये आपका रूफ है और यहाँ पर ग्राउंड है, जब आपका स्टोन यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर किनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। अब देखिए, वॉशिंग मशीन में डेफिनेटली आप लोगों ने हमारे घर के जो क्लोथ्स होते हैं वो वॉश होते हुए देखे होंगे। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सेंट्रीफ्यूगेशन, बी डायलिसिस, सी रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड डी डिफ्यूजन। ठीक है जी, अगर किसी भी स्टूडेंट का साइंस से दूर दूर तक वास्ता नहीं है वो यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएगा ए और सी में। ठीक है जी, लेकिन सिंपल सा कंसेप्ट है, हम ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स का बिल्कुल बेस सा कंसेप्ट है ये, और इसका सही आंसर क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है जी, हम देखते हैं ना कि जो क्लोथ्स हैं उसमें जो भी डर्टी जो भी जर्म्स लगे होते हैं या फिर जो भी आप हिंदी में मैल कंसिडर कर लो, वो कैसे रिमूव होती है? जब हम उसको क्लोथ को घूमते हुए देखते हैं। ठीक है जी, मतलब वॉश होते हैं वो प्रॉपर वॉशिंग मशीन में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल के ऊपर ही हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो वर्क करती है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लास्ट मैंने बिल्कुल सिंपल दिया है कि आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता हो और आप खुश हो जाएं कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमें डेफिनेटली आता ही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। अगर इन केस आपका यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। हम मे बी फ्राइडे, मे बी सैटरडे, मे बी संडे 25 नहीं तो मैक्सिमम 15 क्वेश्चन का एक सेशन डिस्कस करेंगे और उसमें आपके डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस सेशन था उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर जो आपका डाउट था वो तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।